नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के करवल खेड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक कार्यालय परिसर में पहले लेखा परीक्षा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्र राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में इस महीने 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेगा। भारत ने 99 देशों के पूर्ण टीकाकरण करवा चुके यात्रियों को क्वारंटीन से छूट दी। देश में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में लगभग 20 महीने बाद आज से स्कूल और कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू। केंद्र ने भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी प्रयासों की सराहना की और भारत और फ्रांस का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 फ्रांस के फिजिस में शुरू। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। अमृत महोत्सव क्विज में कल का प्रश्न था, जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए कानून लागू करने पर औपनिवेशिक सरकार को बाध्य करने के लिए छोटा नागपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा 25 वर्ष की छोटी उम्र में ही दिव्य व्यक्तित्व के रूप में स्थापित हो गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके शौर्य और साहस की गाथाएं लोकगीतों का हिस्सा बन गई। उन्हें जनजातीय अधिकारों के प्रबल समर्थक, महान देशभक्त और शहीद का विशिष्ट दर्जा दिया गया। उन्होंने मुंडा जनजाति को राजनीतिक दास्ता से मुक्ति के लिए एकजुट किया और उनमें राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना का संचार किया। आकाशवाणी समाचार को देश विदेश से श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। हमारे भाग्यशाली विजेता हैं महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पठानपुरा की अलका अविनाश झिझिलवार। मेरा नाम अलका अविनाश झिझिलवार है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र की ओर से अमृत महोत्सव क्विज की विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का शुक्रिया अदा करती हूँ। महाराष्ट्र की आजादी के आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। महाराष्ट्र के युवाओं ने आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव की अनेक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज में 28वां प्रश्न। आज का प्रश्न है,
पर्वत पुत्री के नाम से विख्यात किस स्वतंत्रता सेनानी ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासकों ने आजीवन कारावास की सजा दी थी? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। आज का प्रश्न एक बार फिर सुनिए। पर्वत पुत्री के नाम से विख्यात किस स्वतंत्रता सेनानी ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासकों ने आजीवन कारावास की सजा दी थी? व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल आईडी है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इन पर आप अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के करवल खेड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी एक्सप्रेसवे पर बनी लगभग 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना का एयर शो भी देखेंगे। ये हवाई पट्टी आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई 2018 को आजमगढ़ में इस एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखी थी। उन्होंने इस अवसर को उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया था। इस सड़क के बनने के बाद दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कई घंटे कम हो जाएगी और वो घंटों तक लगने वाला जाम, वो बर्बाद हो रहा पेट्रोल और डीजल, वो पर्यावरण को नुकसान, ये सारी बातें एक्सप्रेस वे बनने के बाद बीते हुए कल की बात बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के लोगों का समय बच जाएगा और ये बहुत बड़ी बात होती। यहाँ का किसान हो, पशुपालक हो, मेरा बुनकर भाई हो, मिट्टी के बर्तनों का काम करने वाला हो, हर किसी के जीवन को ये एक्सप्रेस वे नई दिशा देने वाला है, नई गति देने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के महत्व के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गाजियाबाद से गाजीपुर तक का सफर अब राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज रफ्तार में पूरा हो सकेगा। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के पिछड़े जिलों को सीधे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जोड़ेगा, जिससे यहां आर्थिक विकास भी होगा। साथ ही इस इलाके के कृषि उत्पाद भी कम समय में एक बड़े बाजार तक पहुंच सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में नदी के किनारे को छोड़कर सड़क के दोनों ओर ढाल पर पत्थर नहीं लगाए गए हैं। इनकी जगह प्लास्टिक के बने जियो सेल्स का प्रयोग किया गया है। सड़क की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें सामान्य बिटुमेन की जगह रबड़ के टुकड़े मिले क्रम रबर मोडिफाइड बिटुमेन का प्रयोग किया गया है। रबर के अलावा कुछ जगहों पर पॉलीमर मिले हुए बिटुमेन का भी उपयोग किया गया है। रबर और पॉलीमर पानी नहीं टिकने देते हैं, जिससे सड़क जल्दी खराब नहीं होती और इस पर गाड़ियां भी नहीं फिसलती हैं। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 7 बड़े पुल, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 114 छोटे पुल और 271 अंडरपास हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए पुलिस की गाड़ियां, जानवरों को पकड़ने वाली गाड़ियां और एम्बुलेंस भी मौजूद रहेंगे। एक्सप्रेसवे पर 8 पेट्रोल स्टेशन और 4 सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक सीएजी कार्यालय परिसर में पहले लेखा परीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लेखा परीक्षा दिवस सीएजी संस्था की ऐतिहासिक स्थापना और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में उसका योगदान चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से पंजाब और हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति कोविंद आज चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। वे कल हरियाणा के भिवानी जिले के सुई गांव में विभिन्न जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। इस गांव को महादेवी परमेश्वरी दास जिंदल धर्मार्थ ट्रस्ट ने आदर्श गांव के रूप में विकसित किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केंद्र सरकार इस महीने राज्यों को एक अग्रिम किस्त सहित कर हस्तांतरण के रूप में 95,082 करोड़ रुपए जारी करेगी। दिल्ली में कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ विचार विमर्श के बाद वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी। On the 22nd, instead of the normal monthly installment of devolution amount, which is a total of 47,541 crores, I've asked Finance Secretary to release another 47,541 crore. So a total of 95,082 crores will be given to the states. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे राज्यों के पास बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्यों ने कर हस्तांतरण के अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बाद देश की अर्थव्यवस्था में फिर तेजी आ रही है और सरकार का ध्यान सतत विकास और वृद्धि दर दहाई अंक तक ले जाने पर है। भारत ने पूरी तरह से कोविड रोधी टीका लगवा चुके 99 देशों के यात्रियों को भारत आने की अनुमति दे दी है। उन्हें अब क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, लेकिन सभी यात्रियों पर लागू होने वाले कुछ मानकों का पालन करना होगा। सरकार चाहती है कि ऐसे यात्री भारत आने के बाद 14 दिन तक अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखें। इन देशों के यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पूरी तरह टीका लगवाने का स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा और 72 घंटे से कम समय की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट देनी होगी। सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत ने गैर चार्टर विमानों से विदेशी पर्यटकों को आने की अनुमति दे दी है। देश में 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 75 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टीके पहली डोज तथा 37 करोड़ 51 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 54,46,000 टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में लगभग 20 महीनों के अंतराल के बाद स्कूल कॉलेज आज से खुल रहे हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि 9 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं कोविड नियमों के सख्ती से अनुपालन के साथ शुरू होंगी। शिक्षा विभाग चाहता है कि लंबे समय बाद बच्चों की स्कूल वापसी को स्मरणीय बनाने के लिए प्रवेश द्वार पर फूल और कलम देकर उनका स्वागत किया जाए। स्कूल कॉलेज इसके लिए पूरी तरह तैयारियां कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान भी जारी है। साफ सफाई, मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बच्चों की उपस्थिति को लेकर कोई बाध्यता नहीं रहेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के करवल खेड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक कार्यालय परिसर में पहले लेखा परीक्षा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्र राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में इस महीने 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेगा। भारत ने 99 देशों के पूर्ण टीकाकरण करवा चुके यात्रियों को क्वारंटीन से छूट दी। देश में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में लगभग 20 महीने बाद आज से स्कूल और कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू। केंद्र ने भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी प्रयासों की सराहना की। और भारत और फ्रांस का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 फ्रांस के फेजेस में शुरू। केंद्र ने भगोड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लागू प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये फाउंडेशन देश की सुरक्षा के लिए घातक गतिविधियों में शामिल रहा है और इससे शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंच सकता है।
सरकार ने नवंबर 2016 में अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत इस संगठन को पहली बार अवैध घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नाइक के बयान और भाषण आपत्तिजनक और विध्वंसकारी हैं। मंत्रालय ने कहा कि वह अपने भाषणों से धार्मिक संगठनों के बीच वैमनस्य और घृणा को बढ़ावा दे रहा है तथा देश विदेश के एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसा रहा है। अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियों को देखते हुए उसे तत्काल अवैध संगठन घोषित करना आवश्यक है। भारत और फ्रांस का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति फ्रांस के बंदरगाह शहर फेजेस में संचालित किया जा रहा है। कल से शुरू हुआ 12 दिन का ये युद्धाभ्यास इस महीने की 26 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित युद्धाभ्यास में अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद से निपटने की कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के शिखर सम्मेलन में प्रभावी प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। श्री जॉनसन ने कहा कि भारत ने सम्मेलन में वास्तविक कारगर उपाय सामने रखे। इसमें विद्युत क्षेत्र को कार्बन रहित बनाना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य पूरा करना और अन्य ठोस प्रतिबद्धताएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक सूर्य, एक ग्रिड, एक विश्व की परिकल्पना साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 16 नवंबर 7 स्वाधीनता सेनानियों की पुण्यतिथि है, जिन्हें 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में उनकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी। ये हैं करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले, बख्शीश सिंह, जगत सिंह, सुरेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह और हनुमान सिंह। क्रांतिकारी और देशभक्त करतार सिंह सराभा तब मात्र 19 वर्ष के थे जब उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी। जब तक दुनिया उते तुपते छारहू करतार सिंह। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के निकट सराभा गांव में हुआ था। उन्होंने बेसिक शिक्षा लुधियाना में पूरी की। 1912 में करतार सिंह को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा गया। सैन फ्रांसिस्को पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सवाल पूछते समय भारतीयों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, जबकि अन्य देशों के नागरिकों को न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जाने दिया जाता था। इससे युवक सराभा क्रोधित हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के अस्तित्व पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। बर्कली में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भारतीय विद्यार्थियों के नालंदा क्लब के साथ जुड़ाव से सराभा में देशभक्ति की भावना और परवान चढ़ी। 1913 में जब गदर आंदोलन शुरू हुआ तो करतार सिंह उसके प्रमुख सदस्यों में शामिल हो गए। सराभा को गदर पार्टी के मुखपत्र गदर के पंजाबी संस्करण का प्रभारी बनाया गया। शीघ्र ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और गदर पार्टी के सदस्यों ने फैसला किया कि मातृभूमि में पैर जमाने और देशवासियों को एकजुट करने का यही सही समय है। 15 सितंबर 1915 को करतार सिंह ने भारत के लिए प्रस्थान किया। वे बनारस में जाने माने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से मिले और उन्हें गदर पार्टी के 20,000 सदस्यों और कार्यकर्ताओं के भारत आने की सूचना दी। उन्होंने क्रांति की योजना बनाई। दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की योजना की भनक लग गई और उनकी धरपकड़ के लिए व्यापक अभियान शुरू किया गया। कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे करतार सिंह योजना के अनुसार काम करने से नहीं रुके।
वे क्रांति के लिए तैयारी करने के लिए पंजाब चले गए। उन्होंने ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों को एकजुट करने और उन्हें आंदोलन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया। 21 फरवरी 1915 को विद्रोह करने की योजना बनाई गई। इसके तहत मियां मीर और फिरोजपुर छावनियों पर हमले की योजना बनी। इस बीच अंग्रेजों ने तेजी से कार्रवाई की और अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि करतार सिंह अंग्रेजों की गिरफ्तारी से बचने में सफल रहे, लेकिन वायदे के अनुसार क्रांति फलीभूत नहीं हो सकी। लेकिन करतार सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और 2 मार्च 1915 को अंतिम प्रयास के तहत सगरोधा में भारतीय सैनिकों को प्रोत्साहित करने और सैन्य विद्रोह के लिए मनाने का प्रयास किया। इस बार एक सैनिक ने करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मुकदमे के लिए गदर पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ लाहौर भेजा गया, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस का नाम दिया गया। करतार सिंह और कई अन्य पर फरवरी के षड्यंत्र में भूमिका के लिए अप्रैल 1915 में लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। षड्यंत्र में भूमिका के बारे में सवाल पूछने पर सराभा ने कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए भारतीयों को प्रोत्साहित करना उनका कर्तव्य है। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में सराभा को फांसी दे दी गई। भारत अपने नायक शहीद करतार सिंह सराभा को सदैव याद रखेगा। स्वाधीनता संघर्ष के हीरो विष्णु गणेश पिंगले को भी करतार सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ ही फांसी दी गई थी। गणेश ने 26 वर्ष की उम्र में ही देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनका जन्म पुणे जिले के तालेगांव धामधेरे गांव में 2 जनवरी 1889 को हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पिंगले वॉशिंगटन चले गए और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की उपाधि ली। अमेरिका में निवास के दौरान वे लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा और पंडित कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। भारत आने पर उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनाई। पिंगले को 24 मार्च 1917 को मेरठ छावनी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 18 बम और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। 16 नवंबर 1915 को लाहौर जेल में पिंगले को फांसी दे दी गई। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया है। कोलकाता और चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में शाम को गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 10 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी और इम्फाल में आज सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में अगले 2 दिन तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कहा है कि दक्षिणी अंडमान सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी अंडमान की ओर बढ़ गया है। इस बीच केरल में विभिन्न जिलों में तेज बारिश जारी है। पूरे राज्य में व्यापक नुकसान की खबर है। 8 जिलों में आज से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आलपुझा, पतनमथिट्टा और कोल्लम जिलों में आज सभी स्कूल और कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की गई है। केरल में आज भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
चंद्रिका, दिल्ली लॉकडाउन को तैयार, केंद्र की आपात बैठक आज, लिखता है नवभारत टाइम्स और राष्ट्रीय सहारा। जनसत्ता की सुर्खी है प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। अमर उजाला ने भी इसे पहली खबर बनाया है, लिखा है निर्माण परिवहन रोकें, घर से कराएं काम, पराली पर बेवजह है तौबा। अदालत ने यूपी, हरियाणा, दिल्ली और केंद्र सरकार से 24 घंटे में मांगी कार्ययोजना। केंद्र सरकार की इस अधिसूचना को अखबारों ने महत्व दिया है कि सरकार ने आईबी निदेशक, रक्षा, गृह और रॉ सचिवों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाया। हरिभूमि ने लिखा है संवेदनशील पदों पर बैठे नौकरशाहों को मिल सकेगा 2 साल का सेवा विस्तार। नवभारत टाइम्स ने लिखा है सोमवार को कोविड बाद तय नियमों के नए आदेश जारी, दिल्ली में फिलहाल मेट्रो और बसों में खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं है। हरिभूमि लिखता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 99 देशों की मंजूरी, भारतीयों को यात्रा करने में आसानी होगी। जनसत्ता ने मुख्य पृष्ठ पर बड़ी आवाजाही शीर्षक से आलेख में कश्मीर में बढ़ती कारोबारी गतिविधियों की जानकारी दी है। लिखा है जून के बाद से पर्यटकों की संख्या में अच्छा सुधार, श्रीनगर हवाई अड्डे पर अक्टूबर में यात्रियों की संख्या 2 गुनी हुई। कथाकार मनु भंडारी और पद्म विभूषण से सम्मानित इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे के निधन की खबर दैनिक जागरण, जनसत्ता, हरिभूमि, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, राजस्थान पत्रिका और नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर चित्र के साथ दी है। हिंदुस्तान ने बॉक्स में लिखा है भोपाल में गिन्नौरगढ़ की रानी के नाम पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश को समर्पित। लोक सत्य की खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम के प्रयासों से भारत वापस लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की वाराणसी में प्राण प्रतिष्ठा की। दैनिक जागरण ने बिना सरकारी मदद के हरियाणा के भिवानी में स्वावलंबन के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप एक आदर्श गांव के बारे में जानकारी दी है। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर अखबारों ने आलेख दिए हैं। 16 नवंबर को स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस के संकल्प के लिए मनाया जाता है। बुलेटिन में के समापन से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। पर्वत पुत्री के नाम से विख्यात किस स्वतंत्रता सेनानी ने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, जिन्हें मात्र 16 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासकों ने आजीवन कारावास की सजा दी थी? आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के करवल खेड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक कार्यालय परिसर में पहले लेखा परीक्षा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्र राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में इस महीने 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेगा। भारत ने 99 देशों के पूर्ण टीकाकरण करवा चुके यात्रियों को क्वारंटीन से छूट दी। देश में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 113 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में लगभग 20 महीने बाद आज से स्कूल और कॉलेजों में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू। केंद्र ने भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध 5 वर्ष के लिए बढ़ाया। और भारत और फ्रांस का छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 फ्रांस के फेजेस में शुरू हुआ। इसके साथ ही समाचार